जब सारा ज्ञान समाप्त होता है तो एक गहरी पीड़ा का जन्म होता है। वो गहरी पीड़ा जो मन मस्तिष्क को जड़ से बदल देती है। उस अंतिम मौन का झलक पाने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की एंडिंग ऑफ नॉलेज, या जो कुछ भी हम जानते हैं, जो कुछ भी साइकोलॉजिकली नॉलेज के रूप में हमने एकत्र किया लाखों सालों में, उन सब को तिलांजलि देने की, उन सब को छोड़ने की। और इस बात की सिग्निफिकेंस को समझने के लिए, इस बात के महत्व को समझने का हम प्रयास करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने गौर किया होगा, ये जो हम बात कह रहे हैं, हम मानव मात्र की बात कह रहे हैं, मेरी आपकी बात नहीं कह रहे हैं। हम जब कहते हैं कि मैंने टूल बनाना सीखा, फायर बनाना सीखा, मैं जंगलों से शहरों में आया, तो ये बात मानव की हो रही है। और ये इसीलिए है क्योंकि हम जिस चरण पर हैं वहां मैं नहीं है, वहां अहम नहीं है। और अगर अहम नहीं है, हालांकि अगर उस अवस्था में नहीं है, तो ये बात समझ पाना शायद या इस बात का अनुभव कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि सारी पूरी मानव की भावना मैं अकेला कैसे महसूस कर सकता हूं। लेकिन अगर तार्किक रूप से इसे देखना चाहें तो ये उतना भी जटिल नहीं, क्योंकि कुछ 2, 4, 5, 10 श्रेणी की ही भावनाएं हैं जिससे कम या अधिक हर मानव गुजरता है। चाहे वो सुख हो, पीड़ा हो, चाहे वो कंपटीशन हो, प्रतिस्पर्धा हो, हिंसा हो, अहिंसा हो, ये जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में या मानवीय चेतना में जो अंकित चीजें हैं, ये समझिए कि मानवीय चेतना की जो पूरी एनर्जी है वो इन्हीं चीजों से बनी हुई है। और इसी एनर्जी को शायद हम अपनी परिस्थिति के अनुसार ड्रॉ करते हैं। इन्हीं भावनाओं में से हमारी जैसी परिस्थिति होगी, हम उसको ड्रॉ करेंगे। कहने का मतलब, अगर मैं किसी बहुत ही ऐसे जगह में मेरा जन्म हुआ जहां बहुत हिंसा है, तो मैं स्वाभाविक रूप से हिंसा की प्रवृत्ति लेके बड़ा होता हूं। लेकिन क्या वो हिंसा सिर्फ मेरी है? वो हिंसा तो पूरे मानव जगत की हिंसा है। वो हिंसा आई कहां से? वो आई हिंसा मानव के उस प्रतिस्पर्धा से, जिसमें एक मानव ने दूसरे के ऊपर हिंसा की, और जब एक मानव दूसरे के ऊपर पूरी तरह हावी हो गया, तो जो दबा कुचला रह गया वो हिंसाग्रस्त हो गया, लेकिन जो हावी हो गया वो संपन्न हो गया। तो ये उदाहरण मैं इसीलिए दे रहा हूं कि ये बात समझ में आए कि जो पीड़ा है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो मानव की पीड़ा है, वो मानव का कॉन्फ्लिक्ट है। हालांकि हमारी इंडिविजुअलिटी में हमें लगता है कि मैं ऐसा हूं, लेकिन अगर इसे तार्किक रूप से भी समझें तो ये पूरा मानवीय चेतना में ये सारी चीजें भरी हुई हैं। पीड़ा, हिंसा, द्वेष, प्रतिस्पर्धा। और उसके बाद बस इस बात पे निर्भर करता है मेरा जीवन कि मैं जन्म कहां लेता हूं, मेरा शरीर कहां जन्म लेता है। जिस अवस्था में मेरा शरीर जन्म लेगा, उसी मानवीय चेतना से वो एनर्जी ड्रॉ करेगा और वैसा ही बनेगा। तार्किक रूप से भी मेरे हिसाब से इसे समझना जटिल नहीं, लेकिन शायद वो जिसका अहम नष्ट हो गया है, जिसमें अहम नहीं रहा, शायद वो पूरे मानव एक्सपीरियंस को अनुभव भी कर सके। क्योंकि अगर मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, तब तो पूरे मानव का एक्सपीरियंस मेरा ही एक्सपीरियंस है। अगर मैं नहीं है, तो जो दुख है वो आपका या किसी तीसरे का दुख नहीं, वो मेरा भी दुख है अगर मैं नहीं रहा तो जिसका भी अहम नष्ट हो गया, जहां भी केंद्र नहीं रहा, वहां तो सारी जो मानवीय चेतना है, वो सारे जो मानवीय अनुभव हैं, वो सारे अनुभव उसके लिए भी, जो जिसे हमने पिछले वीडियोस में शायद ब्रह्म प्रतीक भी कहा था, वो
सारी मानवीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसीलिए जब हम ये बात करते हैं तो हम इस तरह से इसे प्रेजेंट करते हैं कि मैंने ये झेला और मैं हजारों सालों की बात करता हूं, क्योंकि मानव सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है। जो मानवीय एक्सपीरियंसेस हैं, मानवीय अनुभव हैं, उन्होंने बहुत लंबे समय से शेप लिया है। और हमने ये बात की भी कि मानव ने कब रॉन्ग टर्न लिया, विचारों को प्रधानता देना शुरू किया, विचारों को प्रधानता देने की वजह से डिजायर की प्रधानता हुई, और फिर ये प्रतिस्पर्धा, हिंसा, द्वेष सब कुछ आ गया। इसी में इन सब चीज़ों से निकलकर थोड़ा सा सुख अनुभव भी हम कर लेते हैं, मानव कर लेता है, लेकिन वास्तविकता में कॉन्फ्लिक्ट रिडन, हिंसाग्रस्त मानव है। तो सबसे पहले ये बात क्लियर करनी जरूरी है कि जब भी हम कह रहे हैं, या हमने पिछले वीडियोस में कहा कि मैंने ये देखा, तो हम पूरे मानव की बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। और ये उस व्यक्ति के लिए, या जो भी कहें उस शरीर के लिए, उस ब्रह्म प्रतीक के लिए तो निश्चय ही सत्य है, जिसका कोई व्यक्तित्व नहीं, जिसका कोई अहम नहीं, जिसका कोई सेंटर नहीं, उसके लिए तो सारी मानवता ही वो है। तो हम उस अवस्था की बात कर रहे हैं। तो जब मैं इस संघर्ष में, मैंने लाखों साल लगाए, और इस संघर्ष में लगाए, और इस संघर्ष से निकलने के लिए मैंने कितने सारे थ्योरीज बनाए, और उनमें से ईश्वर की थ्योरी एक है। और अब जब मैं इस पड़ाव पर पहुंचा हूं जहां पूरा नॉलेज का अंत है, तो ये कितनी जटिल समस्या और कितनी होपलेस सिचुएशन है कि आज तक मैंने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी मार्ग अपनाया, मैंने सनातन धर्मी के रूप में वेदों को अपनाया, उसके बाद पुराणों को अपनाया, जो दूसरे धर्मावलंबी थे उस रूप में मैंने किसी और धर्म को अपनाया। हर धर्म के निर्वाह में एक ही बात थी कि हमें ब्रह्म तक पहुंचना है, गॉड तक पहुंचना है, अल्लाह तक पहुंचना है, चाहे हम जिस नाम से भी उसे पुकारें। और वहां तक पहुंचने के लिए मुझे अलग अलग तरह के मेथड्स दिए गए, अलग अलग तरह की जीवन पद्धति दी गई। मैंने सब कुछ किया, और सब कुछ किया मैंने लाखों सालों तक या हजारों सालों तक, और मैं निरंतर ब्रह्म के पीछे या ईश्वर के पीछे, ईश्वर को पाने के मैं निरंतर यत्न में रहा। उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तो मेरी व्यक्तिगत स्मृति में, अभी मैं अपनी व्यक्तिगत स्मृति की बात कहूं तो मेरी जो कंडीशनिंग है, मैं सनातन या हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता हूं, तो अगर मैं सिर्फ उसकी बात करूं तो मैंने वेदों को देखा, पुराणों को देखा, कथाओं को देखा, मैंने कर्म योग को पढ़ा, भक्ति योग को प्रैक्टिस किया, और क्रिया योग या यौगिक क्रियाओं का प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया। और ये सब होने के बाद अब जब ब्रह्म की बात आती है तो कहा जाता है कि ये सब निरर्थक है। ये सब मैंने हजारों सालों तक किया, और अब मुझे कहा जा रहा है कि ये सब निरर्थक है। जब मुझे कहा जा रहा है तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि मुझे मतलब मानव से है। मुझे दिख गया कि ये सब निरर्थक है, और हमने देखा कि ये निरर्थक क्यों है, क्योंकि मैंने जहां भी नॉलेज एक्वायर किया तो मैं बार बार उस समय के लूप में फंस रहा था। मैंने पिछले वीडियो में इस बात को कवर किया। और जब अब ये बात स्पष्ट हो गई, और अब ये बात बिल्कुल सामने है कि सब कुछ छोड़ना है। जिस चीज को प्राप्त करने के लिए मैं निरंतर प्रयासरत, कार्यरत, और जाने मैंने क्या क्या नहीं किया उसके लिए, अब मुझे कहा जा रहा है वो सब निरर्थक था।
वो सब व्यर्थता, वो सब की ढेले बराबर की वैल्यू नहीं। अब मुझे ये कहा जा रहा है, एंडिंग ऑफ नॉलेज का यही मतलब है कि जो कुछ भी मैंने ग्रहण किया, जो कुछ भी मैंने, जिस चीज की भी मैंने पूजा की, जिसकी भी पूजा की, वो सब की अब कोई वैल्यू नहीं बची। इंटरेस्टिंगली अगर देखें तो सनातन धर्म में पहले वेद थे। वेद का मतलब है विद्या। जब हम विद्वान कहते हैं तो उसका मतलब ही होता है कि स्कॉलरली, या नॉलेज से हम विद का या वेद का मतलब लेते हैं। और वेद के बाद क्या आता है? वेदांत। वेद का अंत कहने का मतलब नॉलेज का अंत, नॉलेज का एंडिंग। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये चीज हजारों साल पहले सनातन धर्म का हिस्सा थी। तो अगर मैं ईस्टर्न या इस सनातन धर्म का हिस्सा हूं तो कॉन्सेप्चुअली ये मेरे लिए नई चीज नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि एक ऐसा चरण है जहां पे जो कुछ भी मैं जानता हूं, जो कुछ भी मैंने ग्रहण किया है, वो सब कुछ, शायद वो मेरा ईश्वर हो, वो सब कुछ मुझे ड्रॉप करना होगा, वो सब कुछ मुझे छोड़ना होगा। ये मेरे लिए थियोरेटिकली नई बात नहीं अगर मैं सनातन धर्म से ताल्लुक रखता हूं। लेकिन अगर मैं पश्चिमी सभ्यता से ताल्लुक रखता हूं तो शायद मेरे लिए एक नई बात होगी। वहां पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं, वहां पे तो नॉलेज को ही सब कुछ माना जाता है और ये कहा जाता है कि नॉलेज के जरिए ही आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। साइंस ही सब कुछ या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का स्रोत है। साइंस ही वो टूल है जिसके जरिए हम सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कई हद तक जो वेस्टर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट है वो कम से कम थियोरेटिकली, मैथमेटिकली यहां तक तो पहुंच ही गए हैं कि हर चीज का आधार शून्यता है या एम्प्टीनेस, और सारी एनर्जी एम्प्टीनेस से आती है। तो उसे वैक्यूम कहते हैं साइंटिफिक टर्म्स में। तो साइंटिफिक टर्म्स में जब कहते हैं कि वैक्यूम, वाकई में वैक्यूम नहीं है, वो उसमें निरंतर फ्लक्चुएशन होते हैं, बहुत ही छोटे स्तर पर या क्वांटम स्तर पर, जिसे क्वांटम फ्लक्चुएशन कहा जाता है। तो जो वैक्यूम है वो वास्तविकता में वैक्यूम नहीं है। तो इसे अगर दूसरे तरीके से रखें तो यही बात है कि वो एम्प्टी है, एम्प्टीनेस है, और एम्प्टीनेस में ही सारी एनर्जी है। और ये मैथमेटिकली, थियोरेटिकली डिराइव्ड चीजें हैं। भले ही हम उसे लैबोरेटरी में नहीं प्रोड्यूस कर सकते, लैबोरेटरी में हम पूर्ण शून्यता को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, पूरा एम्प्टीनेस आज तक प्रोड्यूस नहीं हो पाया है। लेकिन थियोरेटिकली जो वेस्टर्न साइंटिस्ट है वो भी इस बात को ऑन पेपर तो समझता है, लेकिन बौद्धिक स्तर पर समझना और एक्चुअलिटी में उसके दर्द को महसूस करना, उस एम्प्टीनेस के या उस एंडिंग ऑफ नॉलेज के दर्द को, वो कैसी पीड़ा होगी। आप सोच सकते हैं कि वो कैसी पीड़ा होगी अगर हम जो नॉर्मल जो हमारी लाइफ है उसकी बात करें तो उसी में अगर जो हमारा निकटतम है या जिससे हमें प्रेम होता है, जो हम कहते हैं, अगर उसे कुछ हो तो उसे किसी भी तरह की पीड़ा हो तो क्या वो पीड़ा हम अनुभव नहीं करते? क्या हम बेचैन नहीं हो जाते अगर हमारा जो संबंधी है या जिससे हमें बहुत लगाव है उसे कुछ हो जाए? तो क्या वो पीड़ा हम महसूस नहीं करते? और जो हमारा इस जन्म का संबंधी है उसकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन अब तो हम वो बात कह रहे हैं कि जिसके लिए मैंने जन्म जन्मांतर लगा दिए, जिसके लिए मैंने सृष्टि के आरंभ से मैं जिसके पीछे लगा रहा, मानव के आरंभ से, आज वो ही मुझे कह रहा है कि तुमने जो भी किया वो सब कुछ निरर्थक है, उस चीज की कोई वैल्यू नहीं। तो ये मेरे लिए शॉक है, एक ऐसा झटका, एक ऐसी स्थिति जो जिसे शायद शब्दों में भी नहीं व्यक्त किया जा सकता। उदाहरणों के रूप में हम इस तरह के उदाहरण ले सकते हैं कि देखें कि हमारे किसी निकटतम को कुछ हो जाए तो हम कितनी पीड़ा अनुभव करते हैं, जो हमारे इस जन्म का संबंधी है। लेकिन जिसके पीछे मैं जन्मांतर से लगा रहा, मैं मानव के शुरुआत से लगा रहा, अगर वही कहे कि सॉरी आपका मुझसे कोई संबंध नहीं, तो वो शॉक कैसा होगा? क्या
क्या मैं उस शॉक को थ्योराइज करूं, मैं उसकी थ्योरी बनाऊं? नहीं, मैं उसकी थ्योरी नहीं बनाऊंगा। क्या मैं उसका पूरा वार झेल सकता हूं बिना उसको कॉन्सेप्चुअलाइज किए कि अरे मेरी तो सारी नॉलेज व्यर्थ हो गई, बिना उसके बारे में सोचे या उसे कॉन्सेप्चुअलाइज किए? क्या मैं उसका पूरा प्रहार ले सकता हूं? अगर मैंने उसका पूरा प्रहार लिया और उस पूरे प्रहार को लेने से जो कुछ भी नोन अननोन जो कुछ भी था, सब चीज का अंत हुआ, तो फिर जो ब्रेन नॉलेज में इवॉल्व किया, नॉलेज से जो ब्रेन इवॉल्व किया और नॉलेज की वजह से आज ब्रेन इस स्ट्रक्चर को प्राप्त किया, आज ब्रेन इस अवस्था में है, वो ब्रेन फिर वो नहीं रहता। क्योंकि जो कुछ भी जाना ना जाना, जो कुछ भी थ्योरी उसने बनाई, वो सब का अंत हो गया। और ये सारी बातें हम साइकोलॉजिकल लेवल पे कह रहे हैं, बाहर के कामों की बात हम नहीं कह रहे हैं। इसको बार बार एम्फसाइज करना जरूरी है। बाहर के कामों में जो नॉलेज, जो थॉट की जरूरत है, वो अपनी जगह है, उसकी बात नहीं कह रहे हैं, और उसमें कोई बड़ी चुनौती भी नहीं है। लेकिन चुनौती तो आंतरिक है। अब जब इस नॉलेज का अंत हो गया तो ब्रेन वैसा नहीं रह सकता, क्योंकि ये ब्रेन तो टाइम में और नॉलेज में विकसित हुआ है। अब तो टाइम और नॉलेज ही समाप्त हो गया। इस ब्रेन ने, जिसने ये सारी थ्योरीज जमा की थी, डिजायर के बारे, मैं के बारे, मैं के बाहर स्टिलनेस के बारे, एब्सोल्यूट स्टिलनेस के बारे, एब्सोल्यूट स्टिलनेस में जो एनर्जी है उसके बारे में, और वो जो पूरा ग्राउंड है जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, उसके बारे में जो नॉलेज थी, वो नॉलेज एंड हो गई। तो वो पर्टिकुलर ब्रेन या वो व्यक्तिगत ब्रेन पूरी तरह समाप्त हो गया। अब जो ब्रेन है वो बिल्कुल नया ब्रेन है, और वो ब्रेन जिसने इन सारी चीजों को तिलांजलि दे दी, वही ब्रेन वो ग्राउंड है, वही ब्रेन वो ब्रह्म है, वही ब्रेन वो सबका कारण या सबका स्रोत है। जिस ब्रेन ने ये सब नॉलेज या ये सारी चीजें जिसकी भी हमने बात की, वो सब की तिलांजलि दे दी। और फिर वहां से जो मस्तिष्क नया, या अगर नया कहेंगे तो शायद समय का बोध आएगा कि पुराना खत्म हो गया, अब नया शुरू हुआ। लेकिन समझने के लिए हमें ऐसा ही देखना पड़ेगा कि वही ब्रेन वो ग्राउंड है जिसमें वो सारा नॉलेज एंड हो गया, और वो सारा नॉलेज एंड होके फिर से शायद उसी ग्राउंड से वो नॉलेज शायद दोबारा प्रकट हो। लेकिन वही माइंड जो उस स्थिति तक पहुंच के, उस नॉलेज के एंडिंग के पूरे वार को झेलकर और एक्चुअलिटी में झेलकर पूरे नॉलेज का एंड करता है, वही ब्रेन ग्राउंड है, वही ब्रेन ब्रह्म है, या वही माइंड ब्रह्म है। और वो माइंड ये माइंड नहीं है जो मेरा माइंड है, जो आपका माइंड है। वो माइंड है जिसने वो माइंड में कोई नॉलेज नहीं, कोई टाइम नहीं, और इसीलिए वो माइंड ही ग्राउंड है, वो माइंड ही अल्टीमेट है। तो दोस्तों, तार्किकता के स्तर पर ही सही, शायद हम कुछ हद तक ग्राउंड को देख पाए, ऐसा आशा करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।
हैं।